नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। बढ़ रहे डीजल पेट्रोल के दामों के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन सौंपने पहुंचे कांग्रेसियों की फिर सामने आई गुटबाजी। शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत लेकर दर दर भटकने को मजबूर हैं शिक्षक। शहीद दीपक सिंह की शहादत की कहानी। दीपक के शहीद होने की बात चचेरे भाई द्वारा छिपाई गई उनके परिवार से। और एसपी आबिद खान के स्थानांतरण को लेकर युवाओं में आक्रोश। स्थानांतरण वापस लेने की जा रही है मांग। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखें। फिर सामने आई कांग्रेस की गुटबाजी। बुधवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आह्वान पर प्रदेश सहित रीवा में भी लगातार बढ़ रहे डीजल पेट्रोल के दामों को लेकर विरोध जताया गया और देश के महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर डीजल पेट्रोल के दामों को कम किए जाने की मांग की गई। कांग्रेसी नेताओं ने पदयात्रा व साइकिल रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन सौंपा, लेकिन ज्ञापन सौंपने कलेक्ट्रेट पहुंचे कांग्रेस नेताओं की एक बार फिर गुटबाजी उभर कर सामने आई है। कांग्रेस पार्टी की इस कार्यप्रणाली को लेकर एक बार फिर लोगों के बीच चर्चाएं गर्म हो गई हैं कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी अपनी आपसी गुटबाजी से कब उबर पाएगी। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देशन पर बुधवार को प्रदेश समेत रीवा में भी डीजल पेट्रोल के बढ़े दामों के विरोध में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान भी कांग्रेस नेता दो धड़ों में देखे गए। एक तरफ जहां अमैया से कांग्रेस पार्टी के पूर्व संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी रहे सिद्धार्थ तिवारी राज द्वारा अमैया से साइकिल यात्रा अपने समर्थकों के साथ निकाली गई, जिसमें राज तिवारी के साथ अनामिका द्विवेदी, ममता तिवारी, स्वतंत्र शर्मा, अकरम खान समेत अन्य लोग शामिल रहे, जो अमैया से साइकिल रैली निकालकर सिरमौर चौराहा होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। आज हमारे प्रदेश कांग्रेस में आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम सब ने शांतिपूर्वक और कम भीड़ भाड़ के साथ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए और मास्क का उपयोग करते हुए हमने आज ये पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों के लिए साइकिल चला करके विरोध किया है। आपको मालूम है ये प्रदेश व्यापी आंदोलन हमारा चल रहा है। मैं कुछ बातें आप लोगों से कहना चाहता हूं। आप सब 2013 में जाएं और जा करके नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुने। पेट्रोल की कीमत और डॉलर वैल्यू, इसके ऊपर वो सबसे ज्यादा चिल्लाते थे कि नहीं चिल्लाते थे। और उस वक्त पेट्रोल $147 पर बैरल था। आज पेट्रोल 35, 30, 25 अलग अलग मार्केटों में है। इस स्थिति में पेट्रोल को आम जनता को 20 से 25 रुपए के बीच में पेट्रोल और डीजल मिलना चाहिए, लेकिन मिल कितना रहा है? आज मध्य प्रदेश में 81 रुपए डीजल है और 90 रुपए पेट्रोल है। नरेंद्र मोदी पूर्ण रूप से देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। और मैं तो इसको ये बोलूंगा कि कोरोना में जिस तरह से अंग्रेज लगान लिया करते थे क्योंकि उनके अंडर में था, कंट्रोल में थी खेती, उस तरह पेट्रोल और डीजल नरेंद्र मोदी जी की सरकार के कंट्रोल में है। ये कोरोना के समय जिस तरह अंग्रेज प्रताड़ित गरीबों को मारते थे कोड़ों से, ये पेट्रोल और डीजल के कोड़ों से मार रहे हैं जनता को। प्रदेश में लौट करके आइए आप। ये वही शिवराज सिंह चौहान हैं। जब यूपीए की सरकार थी तो ₹1.50 जब पेट्रोल बढ़ता था, अगर वो भी ग्लोबल वैश्विक कीमतों के कारण, तो साइकिल लेके आडंबर करने चल देते थे। आज मुंह बंद है इनका, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी के गुलाम हैं। और इतना ही नहीं, यूपी बगल में राज है, उन्हीं की सरकार है। वहां पर कितना अंतर है पेट्रोल और डीजल में? 9 रुपए है कि नहीं है? 9 रुपए का अंतर है। शिवराज सिंह चौहान अपनी स्वयं की पार्टी में वो फिसड्डी बालक हैं जो सबसे पीछे बैठते हैं और ग्रेस मार्क से पास होते हैं। जिस तरह से व्यापम में इन लोगों ने नकली डॉक्टर बनाए, आप सोचिए जो व्यापम का नकली डॉक्टर रहा होगा, क्या आप उससे ऑपरेशन कराएंगे? और अगर ऑपरेशन कराएंगे तो मरीज का क्या हाल होगा? उसी तरह से केंद्र के पैसे से, केंद्र की ग्रेस पे बनी हुई सरकार को, जो कमलनाथ जी की स्थिर सरकार को इन्होंने गिराया, और केंद्र के पैसे से, नरेंद्र मोदी जी के पैसे से इनकी मुख्यमंत्री पद बचा हुआ है। ऐसा इंसान क्या बोलेगा? अब क्यों नहीं साइकिल लेकर के ये चलते हैं? तो ये ग्रेस में बनी हुई सरकार है, खैरात में बनी हुई सरकार है, लूटे हुए पैसों से बनी हुई सरकार है। और इसी पैसे से, जिस जनता से जो ये लुटाई कर रहे हैं, इसी पैसे से बनी हुई सरकार है। शिवराज सिंह की हिम्मत नहीं है केंद्र सरकार के खिलाफ ये कुछ बोल दें।
वहीं दूसरी तरफ शहर कांग्रेस अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू व ग्रामीण अध्यक्ष त्रियुगी नारायण शुक्ल भगत के नेतृत्व में शहर कांग्रेस कार्यालय वेंकट रोड के पास से पदयात्रा निकाली गई, जो जय स्तंभ चौक पुराना बस स्टैंड होते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची। इस पदयात्रा में राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल, पूर्व सांसद देवराज पटेल, मुजीब खान, डीपी सिंह, शहर कार्यकारी अध्यक्ष लखनलाल खंडेलवाल, गिरीश सिंह समेत कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता शामिल रहे। हालांकि दोनों तरफ से अलग अलग आए सभी नेता कलेक्ट्रेट में एकत्रित हुए और सभी ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए बढ़ाए जा रहे डीजल पेट्रोल के दामों को कम किए जाने की मांग की है। की तरफ से ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है राष्ट्रपति के नाम से, और ये मोदी जी को सोचना चाहिए। मोदी जी ने जब इस देश में लॉकडाउन किया, इस देश की जनता से अपील किया, तो इस देश का चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे छोटा व्यापारी हो, सब ने भरपूर समर्थन दिया हर तरह के जीवन में जोखिम उठा करके। लेकिन जब सहायता देने का सवाल आया, तब ये दोगला व्यवहार जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मोदी जी कर रहे हैं, शिवराज जी चौहान कर रहे हैं। आज वो अन्नदाता, आज वो किसान, आज उसको ज़रूरत है बिजली की, आज बिजली के दाम बढ़ते जा रहे हैं, उसकी वसूली हो रही है, और डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिस समय किसान को डीजल की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं, उसमें गरीब किसान परेशान हो रहा है, गरीब परेशान हो रहा है, बेरोजगार परेशान हो रहा है, छात्र परेशान हो रहा है। इन सब बातों को लेकर के ज्ञापन राष्ट्रपति जी के नाम से दिया गया है। आज किसी की पेशी है, कोई दवाई कराने के लिए रीवा आ सकता है, आज कोई बस व्यवस्था नहीं है। दूसरे प्रदेशों में चालू भी हो गई, लेकिन मध्य प्रदेश में कोई बस नहीं चल रही है। बस ऑपरेटरों की मांग को सुनने के लिए सरकार तैयार नहीं है, लेकिन परेशान गरीब हो रहा है, किसान हो रहा है, जो मरीज है वो हो रहा है, उसको दवाई नहीं मिल पा रही है, वो मौत को गले लगा रहा है। ऐसी स्थिति में जो है सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि गंभीरता को देखें, ताकि जनता के विश्वास को खोया न जा सके। अगर जनता का विश्वास हो गया तो देश कमज़ोर हो जाएगा, प्रजातंत्र कमज़ोर हो जाएगा। इन सब मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कांग्रेस कमेटी की तरफ से। पेट्रोल डीजल के दाम लॉकडाउन में लगातार मोदी जी का यह निर्देश था पूरे देश भर के अंदर कि व्यापारी जो किराए के मकानों में, दुकानों में रह रहे हैं, व्यापारी उनका सहयोग करें और उनका किराया कम करें। व्यापारियों को, आम आदमियों को सहयोग की बात की जाती है कि मजदूरों का सहयोग करें, किसानों का सहयोग करें और व्यापारियों का सहयोग करें। बड़े व्यापारियों को कहा जाता है कि आप सब आम आदमी का सहयोग करें। सब देश का व्यापारी, चाहे छोटा हो बड़ा हो, वो हर आदमी के साथ खड़े होकर सहयोग कर रहा है। और मोदी जी, अमित शाह जी डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हैं। ये दो तरह की बातें मोदी जी के द्वारा की जा रही हैं। इसी के विरोध में जो लगातार लॉकडाउन में आज आदमी खाने को मोहताज है, लेकिन जो व्यक्ति ने दिया जलवा दिया, जो व्यक्ति ने थाली पिटवा दी और वही व्यक्ति पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रहा, उसके विरोध में हम आदरणीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपने आए थे। ये जयचंदों की सरकार है मध्य प्रदेश में, धोखेबाजों की सरकार है और लगातार बिजली का बिल आम जनमानस को बढ़ोतरी के रूप में मिल रहा है और किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। इसी सब बातों को लेकर हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है। लगातार आदरणीय कमलनाथ जी के, आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी के मार्गदर्शन में जो भी हमारे शीर्ष नेतृत्व हम कार्यकर्ताओं को निर्देश देगा, हम कार्यकर्ता उनके निर्देशों का पालन करने के लिए जेल जाने के लिए तैयार खड़े हैं। शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत लेकर दर दर भटक रहे हैं लोग। बुधवार को अलग अलग क्षेत्र से शिक्षा विभाग की मनमानी व भ्रष्टाचार की शिकायत लेकर शिक्षक रीवा पहुंचे, जहां संकुल केंद्र लालगांव में कार्यरत अतिथि शिक्षकों ने 1 वर्ष से वेतन नहीं दिए जाने समेत अतिथि शिक्षकों को अपात्र किए जाने की शिकायत दर्ज कराई। तो वहीं दूसरी तरफ अध्यापक संवर्ग की समस्याओं को लेकर कई शिक्षक जिला शिक्षा अधिकारी के ही कार्यालय में पहुंचे और अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। लालगांव संकुल केंद्र में कार्यरत अतिथि शिक्षक कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और अपनी पीड़ा से उन्हें अवगत कराया, जिसमें कई महिलाएं भी शामिल हैं। अतिथि शिक्षकों की समस्याओं को लेकर अतिथि शिक्षकों समेत इनके साथ ज्ञापन सौंपने पहुंचे सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी से बात की गई, तो इनके द्वारा अतिथि शिक्षकों की समस्याओं से अवगत कराया गया। सर, हम लोग अतिथि शिक्षक में जुड़े हुए हैं। सर, हम लोग 18-19 में यहाँ कार्यरत किए थे हर्ष कैंडी बालक स्कूल लालगांव में। सर, पूरे सत्र वहाँ हम लोगों से काम कराया गया। वहाँ प्रभारी प्राचार्य श्री कमलेश सर थे, तो जिनके तहत हम लोग काम किए, वहाँ पूरा हम लोगों का साल भर काम किया गया। उसके बाद जो प्राचार्य वर्तमान में आ गए हैं,
वो उस कार्य को मान्य नहीं कर रहे हैं। हम लोग की पेमेंट पूरी साल की नहीं दी गई, हम लोग को अवैध कर दिया गया सर। और उसके लिए हम लोग यहाँ वहाँ मांग कर रहे हैं, कहीं कमिश्नर ऑफिस में, कहीं डीओ ऑफिस में, कहीं जांच के लिए। सर जांच भी एक बार 2 बार हो चुकी है। जांच में भी ये हुआ कि बच्चों से पूछा गया, इधर प्यून लोगों से भी पूछा गया, तो ये है कि हम लोग पढ़ाई कराएं बच्चों को। पूरा साल हम लोग कार्य किए हैं, उसके बाद भी हम लोग की पेमेंट नहीं हो रही है सर। तो सर उसी मामले में हम लोगों का है कि हम लोगों का मतलब मामला जो है तो उसका निराकरण हो सर। कि जब बाकी लोग जो उसमें 27 लोग कार्यरत थे सर, तो 16 लोगों को पात्र कर दिया गया है। तो उनकी क्या वजह थी जो वो पात्र हो गए, हम लोगों की क्या वजह जो हम लोग अपात्र हैं सर? उनका ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट्स उस विद्यालय से प्राप्त हुआ कि वो पात्र हो गए और हम लोगों का डॉक्यूमेंट्स अपात्र बताया जा रहा है? अभी कितने दिनों की आप लोगों की पेमेंट नहीं हो पाई? सर पूरे साल बस की नहीं हो पाई है। 1 साल जी सर। अगस्त 18 से अप्रैल 19 कहाँ आप लोगों ने बात उठाई, किससे शिकायत की? सर डीओ ऑफिस में जाके बात किए, जेडी सर से, संयुक्त संचालक सर हैं उनसे भी बात कर लिए, कमिश्नर जो भार्गव सर थे उनसे भी बात कर चुके हैं हम लोग, पर मतलब कहीं से हम लोगों को कोई न्याय नहीं मिला सर। पूरे साल मतलब साल जिस साल कार्य किए थे वो तो बीते गया, अगला साल भी हम लोगों का बीत गया पिछला। अब ये तीसरा साल चल रहा है सर। हम लोग ऐसे ही भाग दौड़ इधर से यहाँ, यहाँ से वहाँ, मतलब यही कहा जा रहा है कि जांच होगी, जांच हो जाएगी। और जो जांच कमेटी आती है वो भी बोलते हैं हम यहाँ से भेज दिए, वहाँ से कुछ नहीं हो रहा सर। समझ में नहीं आ रहा जांच कमेटी कौन है? सर बीओ गंगेव से सर आए थे, वो जांच किए थे। और यहाँ गर्थ मतलब है स्कूल, वहाँ के प्राचार्य थे, 3 कमेटी आई थी जो जांच की है सेकंड बार। सर हम लोग बालक संकुल लाल गांव में अगस्त 2018 में हम लोगों की अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्ति हुई। उस दौरान वहाँ पे प्राचार्य जो थे वो श्री ज्ञानदत्त पाठक जी थे। हम लोगों की नियुक्ति हुई, फीडिंग हुई, सारा काम हुआ। उसके बाद वो सितंबर अक्टूबर में जब वो रिटायर हो गए, उसके बाद कमलेश तिवारी जी ने प्रभार लिया वहाँ का। फिर 2-4 महीने बाद जब हम लोगों का वेतन नहीं आया तो हम लोगों ने बोला कि सर वेतन नहीं आ रहा, तो बोले हो गया, वेतन आ जाएगा, वेतन के लिए क्यों परेशान हो। यही करते करते सर अप्रैल आ गया, यानी सत्र का लास्ट महीना। तो उस दौरान वो पुराने समय में वहाँ से निलंबित प्राचार्य सीताराम शर्मा जी आए, 23 अप्रैल को ज्वाइन किए। तो उनके समय में भी हम लोगों ने 8-10 दिन जो सत्र बचा हुआ था उसमें गए। तो उस दौरान उपस्थिति पंजी वहाँ से गायब थी, उन्होंने बोला हमारे पास नहीं है, तो हम लोग सादे कागज़ में साइन करते थे। फिर सत्र ख़त्म हो गया। अब वेतन के लिए बार बार बोला जाता तो वो बोले कि हमने तुमको नहीं रखा था, जो रखा था उससे मांगो। और वो कहते थे कि हम तो अब वो हैं, प्रभार में कोई दूसरा आ गया। इसलिए फिर हम लोगों ने इधर उधर शिकायत किया, डीओ ऑफिस में, बीओ ऑफिस में, कलेक्ट्रेट में और जेडी सर के कार्यालय में। फिर जांच हुई, एक डीओ साहब ने कराया, वहाँ नज़दीक में बिलवा बड़गैयान प्राचार्य हैं महेश तिवारी जी, उन्होंने जांच किया। और वो जांच हम लोगों को पता नहीं चली। फ़िलहाल जांच प्रतिवेदन में तो लिखा हुआ है कि कैंप लगाकर जांच की गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हम लोगों को पता भी नहीं थी कब जांच हुई। फिर जब हम लोगों को डीओ ऑफिस से पता चला कि जांच हुई और जांच प्रतिवेदन में लिखा था सभी की अपात्रता के कारण 27 में से 16 लोगों को पात्र कर दिया गया और 11 को पात्र, वो अपात्र। अब उसमें हम पर्सनली मैं अपना बता रहा हूँ कि मेरी अपात्रता का कारण लिखा था, मेरी और एक राम कुशल सर हैं और एक जन मनकेश तिवारी हैं, 3 लोगों की अपात्रता का कारण लिखा हुआ था कि इनका नियुक्त अभिलेख विद्यालय में नहीं मिला। तो हमने आरटीआई लगा के विद्यालय में ये कहा कि ठीक है मैं अपात्र हूँ तो मेरा नियुक्त अभिलेख नहीं है, तो जो लोग पात्र हैं उनका तो होगा। इसलिए हमने एक आरटीआई लगा के और पात्र या फिर 2018-19 के सभी अतिथि शिक्षकों का नियुक्त अभिलेख और उपस्थित पंजी मांगी। तो प्राचार्य ने लिख के दे दिया, मेरे पास उस आरटीआई का ये कागज़ भी है, उसमें लिख के दे दिया कि मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं। तो हमारा प्रश्न यही है कि अगर दस्तावेज कुछ नहीं है तो वो लोग पात्र कैसे हो गए, जिनको जो 16 लोग थे, मैं उनका तो देख लूँ, ठीक है मैं अपात्र हूँ तो मेरा नहीं होगा। तो मैं फिर डीओ ऑफिस में फिर से आया तो डीओ सर ने बोला कि हमने जांच करवा दी, हम ये नहीं जानते क्या कैसे है, जो लोग पात्र थे कर दिया। फिर दोबारा हम लोगों ने आवेदन दिया तो उसके काफ़ी दिनों बाद 28 जनवरी को जांच हुई और जांच अधिकारी बने बीओ मनोज श्रीवास्तव जी, और उसमें 4 सदस्यीय टीम थी जिसमें गढ़ प्राचार्य, मनगवा प्राचार्य, 3-4 लोग थे। उन्होंने जांच किया, बच्चों से पूछा, बच्चे बताए कि हाँ पढ़ाए हैं, स्कूल स्टाफ ने बताया, लेकिन आज तक उसका जांच प्रतिवेदन डीओ ऑफिस में नहीं आया। अब हम लोग कभी कमिश्नर कार्यालय आएंगे, कभी डीओ कार्यालय आएंगे, बस यही करते रहते हैं और ये यहाँ से वहाँ बॉल फेंकते रहते हैं अपनी। बेसिकली मैं इन लड़कों के साथ आया हूँ, ये संजीत द्विवेदी और इनके साथी गण हैं। इन्होंने लाल गांव संकुल केंद्र में अपना शिक्षण का कार्य वहाँ पे किया हुआ है, शिक्षा दीक्षा उन्होंने दी हुई है 2018 और 19 के बीच में। इनका ये कहना था कि ये काफ़ी समय से वहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं और लगभग 27 लोग ये थे और इनका पेमेंट, चूँकि अतिथि शिक्षक थे तो इनका पेमेंट रोक दिया गया है और पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। हमने जानकारी चाहिए तो पता चला कि इसमें से 16 लोगों का पेमेंट हो गया है और 11 लोग ये जो बचे हुए हैं इनका पेमेंट नहीं हुआ है और ये बताया जा रहा है कि ये पात्र नहीं है।
तो हमें ये इन्होंने समस्या बताई पिछले हफ्ते। तो मैंने इनके डीओ साहब से बात करी और साथ में उनके संकुल प्राचार्य जो हैं वहाँ पे सीताराम शर्मा जी, उनसे बात करी। बीओ जो वहाँ पे हैं एक श्रीवास्तव जी, मनोज श्रीवास्तव, उनसे हमने बात करी। हमने कहा कि भाई क्या प्रॉब्लम है, आप ज़रा बताओ ये। तो उन्होंने कहा कि ये जांच चल रही है। हमने कहा जांच की एक सीमा होती है, जांच आप कब तक करेंगे, जांच का कुछ लोग परेशान हैं, आप इनका समस्या का समाधान करें। तो उन्होंने इस पर कोई कार्यवाही नहीं करी। तो आज ये ज्ञापन देने आयुक्त महोदय को आए थे और डीओ से मिलने आए थे और साथ में कलेक्टर कार्यालय में भी अपना आवेदन प्रस्तुत करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि इनकी समस्या का समाधान हो, क्योंकि इनका शोषण हो रहा है। क्योंकि एक लेबर हैं, इन्होंने वर्क किया हुआ है, वहाँ पे काम किया हुआ है और काम किया हुआ है तो उनको पेमेंट होनी चाहिए। ठीक है, आगे आप इनकी नियुक्ति मत करो, लेकिन जितने दिन इनका आपने काम लिया हुआ है तो इनकी पेमेंट करवाइए। और हमने ये भी मांग करी हुई है कि यदि आपको लगता है कि इन्होंने वहाँ पे काम नहीं किया तो आप सारे दस्तावेज, जिनका मोबाइल लोकेशन, इन्होंने जहाँ पे जिन विद्यार्थियों को पढ़ाया उनका स्टेटमेंट, जिन स्कूल मतलब जिन परीक्षा में इन्होंने वहाँ पे निगरानी की है वहाँ का इनका मोबाइल लोकेशन और वहाँ के लड़कों का स्टेटमेंट आप ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने वहाँ पे पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। तो हम हाँ, ज्ञापन इन्होंने आयुक्त महोदय को दिया हुआ है और हम भी वहाँ पे उपस्थित थे और उन्होंने कहा है, डीओ को फॉरवर्ड किया हुआ है और उन्होंने कहा है कि हम इस पर कार्यवाही करवाएंगे और उम्मीद यही की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अध्यापक संवर्ग की समस्याओं को लेकर सत्येंद्र सिंह तिवारी, नरेंद्र शुक्ला, मुनि प्रसाद पांडे, ललित विश्वकर्मा, उमाशंकर मिश्रा सहित अन्य शिक्षक अपनी पीड़ा लेकर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने बताया कि राज्य शिक्षा सेवा में संवर्ग 2018 से आज तक संविलियन नहीं हो पाया है, जिसके कारण सैकड़ों शिक्षक लगातार परेशान हैं। शिक्षकों की समस्याओं के संबंध में जब उनसे बात की गई तो सुनिए उन्होंने अपनी क्या समस्याएं बताई। मैं ललित कुमार विश्वकर्मा अध्यापक संवर्ग से हूँ तथा मेरा राज्य शिक्षा सेवा में संवर्ग में आज दिनांक तक संविलियन नहीं हो पाया है। करीब 1 साल हो गया जब मैंने यहाँ फाइल पुटअप की थी, लेकिन आज दिनांक तक संविलियन नहीं किया जा रहा है। और इसके बाद फाइल जमा होने के बाद सितंबर में करीब 5-6 लोगों का संविलियन हुआ था। उस समय मैंने पूछा, सर मेरा संविलियन नहीं हुआ? बोला नहीं, संविलियन हो जाएगा, लेकिन ये पूरी प्रशासनिक प्रक्रिया है, जल्दी संविलियन हो जाएगा। 5 लोग का सम्मिलन हो जाने के बाद भी 1 साल बीत जाने के बाद भी आज दिनांक तक हमारा सम्मिलन नहीं हुआ। बार बार जब यहाँ जानकारी लेने पर पता चलता है कि ये लोग बोलते हैं कि बस वो झा साहब द्वारा दस्तखत नहीं किया जाता, इस कारण वो सम्मिलन फाइल रुकी हुई है। लेकिन फिर हम लोग झा साहब अरविंद कुमार झा जो संयुक्त कलेक्टर, उनके पास गए और निवेदन किया तो साहब द्वारा फिर दस्तखत कर दिए गए। लेकिन उसके आज उस दस्तखत करने के आज 12 दिवस हो गए, लेकिन आज दिनांक तक उनने जो है संविलियन की फ़ाइल को पेंडिंग यहाँ रखा हुआ है। और जब भी बोलते हैं कि डिस्पैच आने में दिक्कत आ रही है, जानकारी दी जा रही है। बताइए सर, 1 जुलाई को मैंने कागज़ जमा किया था, लेकिन आज जुलाई से जुलाई आ रहा है, लेकिन संविलियन नहीं हो पा रहा है, जिससे हम बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं सर। उस संविलियन न होने के कारण हम बहुत सारी योजनाओं से वंचित हैं। वेतन में भी करीब 8,000 रुपये का अंतर आ रहा है, 8,000 रुपये सभी लोग को कम मिल रहे हैं। प्लस हम लोग का ना बीमा हो रहा, ना कुछ हो रहा। पेंशन कटौती में भी, फंड में भी कम पैसा जा रहा है। ये समस्याएं हो रही हैं। फिर हमारा ट्रेजरी कोड भी नहीं आया। बहुत सारी सर सामना होना। सबसे प्रमुख समस्या तो मेरा ट्रांसफ़र भी नहीं हो रहा सर। मैं जबलपुर का हूँ, 2 साल हो गया सर। घर में मम्मी पापा बीमार। ऐसे अभी 24 फाइलें हैं सर जो मेरी जानकारी में है। वो बहुत माध्यमिक शिक्षक में, हालांकि प्राथमिक शिक्षक में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इस तरह बताइए प्रक्रिया को रोका जा रहा है सर। लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। बहुत दिन से यहाँ चक्कर लगा रहे सर, विगत 1 वर्ष हो गया। उस समय भी उन लोग ने 5-6 लोगों का करवा दिए सम्मिलियन, लेकिन हमारा नहीं करवाया। उस समय भी मैंने जानकारी ली, सर से बोला कि आप सर मेरा सम्मिलियन क्यों नहीं कराए, इतने लोग का करा दिए। बोले नहीं हो जाएगा। सर ये बताइए, उस समय जब 5 लोग का कराया था, हमारा क्यों नहीं कराया? फाइल तो मैंने समय पर ही जमा की थी। जानकारी कारण क्या? कारण कुछ नहीं बताया। बोले हो गया, तुम्हारा भी हो जाएगा। इस तरह से बोले कि तुम ज़्यादा जानकारी रखते हो इस विषय में, धीरे धीरे सबका हो जाएगा। ये सब बाबू लोग सबकी मिली भगत होकर के ये सब सिस्टम हो रहा है सर। बताइए सर, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित। आज हम लोग यहाँ डीओ कार्यालय पे आए हुए हैं। ऐसे आते तो लगता है 50 बार हो गया। ज़िले से बहुत सारे साथी लगातार फ़ोन लगाते हैं और मेरे साथ आते हैं, कहते हैं कि चलिए राज्य शिक्षा सेवा में हमारी नियुक्ति नहीं हो पाई है। लगातार यहाँ आते हैं तो यहाँ के जो बाबू काम कर रहे हैं, क्या नाम उनका, संजीव वर्मा जी। संजीव वर्मा जी आज नहीं कल नहीं परसों करके 2 साल से पेंडिंग किए हुए हैं। लोग बहुत दूर दूर के रीवा में कार्यरत हैं। संविलियन राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्ति ना करने के कारण ये लोग ट्रांसफ़र से भी वंचित हो गए। वर्तमान में इनका जो एनपीएस में पैसा कटता है वो भी पैसा नहीं कट पा रहा। ट्रेजरी कोड आवंटन इनका नहीं हुआ।
8,000 से 10,000 रुपये पर मंथ इनका पैसे कम जा रहा है। इस तरह ये 24 बस ज़िले में नहीं है, कम से कम सैकड़ों से ऊपर 200 से ऊपर अभी जो पेंडिंग पड़ी हुई है फाइलें, रोज़ चक्कर काट रहे हैं। क्या कारण है? समिति नहीं बैठ रही या डी.ओ. साहब किसके दस्तखत नहीं हो रहे हैं, ये कुछ बात सामने नहीं आ पा रही। इतनी बात आ पा रही है कि शासन के नियम के अनुसार भी 2 साल से यह कार्य लंबित पड़ा हुआ है। लोग, अध्यापक संवर्ग के कार्यरत कर्मचारी बेहद परेशान हैं, मानसिक घुटन महसूस कर रहे हैं और लगातार डी.ओ. कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। अभी एक बार मैं बात किया, मेरे से बताया गया कि झा साहब के पास पेंडिंग है फाइल, संयुक्त कलेक्टर महोदय के पास। मैं स्वयं गया था उनके पास और मैंने अनुरोध किया, उन्होंने दस्तखत करके फाइल यहाँ पे भिजवा दिए 10 दिन पहले। आज भी फाइल में उसमें क्रियान्वयन नहीं हुआ, इन लोगों का आदेश जारी नहीं हुआ। क्या कारण है? विभागीय लापरवाही, कार्य पे उदासीनता। शहीद दीपक सिंह के शहादत की कहानी। भारत और चीन सीमा में सैनिकों के बीच हुई मुठभेड़ में भारत के 20 जवानों की शहादत हो गई। शहीद हुए जवानों में रीवा जिले के फरेदा गांव का भी एक लाल भारत माता की रक्षा करते हुए अपनी शहादत दे दिया। इस शहादत की खबर शहीद के चचेरे भाई के पास फोन पर रात 9 बजे आई, जिसको उसने छिपा कर रखा। उसके बाद सुबह घर के लोगों को इस घटना के संबंध में बताया गया। आखिर ऐसा क्यों किया गया, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित। जी हाँ, भारतीय सेना में शामिल होने वाला हर सैनिक पूरी तरह से खुद को देश के लिए समर्पित रखता है। ऐसे ही थे शहीद दीपक सिंह, जिनका उद्देश्य सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना था। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के फरेदा गांव निवासी गणराज सिंह के 2 पुत्र प्रकाश सिंह और छोटा पुत्र दीपक सिंह देश की सेवा करने के लिए सेना में भर्ती हुए। बड़ा भाई प्रकाश सिंह 2004 में तो छोटे भाई दीपक सिंह ने 2013 में सेना ज्वाइन कर ली। 1 फरवरी 1989 को जन्मे दीपक सिंह भाई की राह पर चलते हुए देश प्रेम व देश रक्षा करने की चाहत रखते थे। देश प्रेम व देश रक्षा करने की चाहत रखते हुए सेना में भर्ती हुए थे। 30 नवंबर 2019 को उनका विवाह रेखा सिंह के साथ हुआ था। पूरा परिवार बहुत खुश था। दीपक की छुट्टी खत्म हुई, वह ड्यूटी करने चले गए, लेकिन एक दिन उनके शहीद होने की खबर चचेरे भाई के पास रात 9 बजे फोन के द्वारा पहुंची। पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, सोचा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन कुछ देर बाद फिर फोन आया और शहीद होने की जानकारी देने सहित 2 दिन में सब घर पहुंचने की बात बताई गई। इस खबर ने चचेरे भाई आशीष सिंह के होश उड़ा दिए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। घर में दीपक के पिता और भाभी बस थी, जबकि मां का सहारा तो पहले ही छीन चुका था। उदास भाई ने अपने मित्र को फोन लगाकर जानकारी दी। वो दोनों ने अन्य लोगों को फोन लगाकर शहादत की पुष्टि की। इतनी बड़ी बात रात भर अपने सीने में दबाए हुए किसी कदर आशीष ने रात काटी और सुबह भाभी को बताया, जिसके बाद ये खबर पूरे रीवा में फैल गई। आशीष ने बताया कि कई बार सेना में प्रयास करने के बाद वह असफल रहे और 23 साल के होने के बाद 6 माह ही एज लिमिट के बचे थे, लेकिन वो असफलताओं से हारे नहीं और फिर प्रयास कर वो सेना में भर्ती हो गए। रात में सूचना मिली थी 9:30 बजे, फ़ोन आया था पापा के फ़ोन पे। पापा ने मुझे फ़ोन दिया, बोले फ़ोन रिसीव कर। मैंने फ़ोन रिसीव किया तो उन्होंने पहले एड्रेस पूछा और उनका नाम पूछा। फिर उन्होंने बोला कि आप दीपक सिंह के घर से बोल रहे हैं, तो मैंने बोला हाँ। फिर उन्होंने वो पूछा कि आप उनके क्या लगते हैं, मैंने बोला उनका भाई लगता हूँ। फिर पापा का नाम पूछे, मैंने पापा का नाम बताया और फिर उन्होंने उसके बाद बताया कि शहीद हो गए हैं दीपक सिंह। मैं सोचा भैया की मजाक करने की आदत थी, हमेशा वो मजाक करते थे, तो मैं सोचा वो मजाक कर रहे हैं। फिर उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। फिर वहाँ से फिर से रिवर्स फ़ोन आया, तो वहाँ से फिर से उन्होंने वही बात बताई। फिर मैंने वहीं ले पे ही एक और भैया हैं यहाँ के, हमारे गांव के ही, तो मैंने उनको फ़ोन लगा के ये वाली बात बताई। फिर उन्होंने कन्फर्म करके बताया। कैसा फील हुआ जब आपकी जानकारी? मुझे यकीन ही नहीं हुआ उनकी बात। किसी घर वालों को बताया कि क्या पूरा रात कैसे? सुबह बताया घर वालों कि दादी भी परेशान हो जाती। उन्होंने बताया था कि बॉडी आपको 3 से 4 दिन में मिलेगी और बोले थे सुबह
पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे। सुबह आपने कितने बजे घर वालों को बताया? सुबह 7 बजे। उसके पहले आपका जो क्रियाकलाप था आपने उसके पहले मैं रात भर बैठा था, घर वालों को कुछ भी नहीं बताया था। घर में पापा लोग सब सो गए थे, मैं बाहर जाके घर पे बैठा था। उन्होंने वहाँ से बताया कि ये वहाँ थे, इनकी बॉडी दूसरे दिन मिली है शाम को 4 बजे। नहीं, उस टाइम मैं मार्केट से ही आया था। जैसे मार्केट से आया था, घर में बैठा हूँ 10 मिनट, वैसे फ़ोन आया वहाँ से। किसी को रात में आपने बात शेयर की थी? ये बता। हाँ, मैंने उनके दोस्त को बताया था, तो वही मेरे साथ थे रात भर। यहीं थे? नहीं, यहाँ नहीं थे, हम लोग सड़क पे बैठे थे। उसी पे चर्चा कर रहे थे? हाँ, उसी पे कंफर्म करने के लिए। दोस्त का क्या नाम? सचिन बघेल। घर में कौन था? घर में कौन कौन था उस टाइम पे? घर में मैं, भाभी, पापा, दादी। सबसे पहले आपने सुबह किसे बताया? जी, सुबह सबसे पहले आपने किसे बताया? सुबह भाभी को बताया था मैंने। जी। हंसी मजाक करने की भी आदत? हाँ। कैसे थे वो, किस टाइप से, थोड़ा बताइए उनके बारे में। हमेशा वो मजाक ही करते थे और बाहर सबसे मिलनशील थे और कभी किसी पे गुस्सा नहीं करते थे। और बोले थे कि मुझे जानना है तो आर्मी में ही जानना है। उनका ये वो 6-7 बार गए थे भर्ती पे, तो 6-7 बार असफल हुए। फिर लास्ट बार उनकी लास्ट एज चल रही थी 23, उसमें 5 महीने बाकी, तब उनका सिलेक्शन हुआ था। लेकिन वो जाना नहीं छोड़े थे, कंटिन्यू उसी पे जाते रहे। बोले मैं इसी पे सिलेक्शन लूँ या फिर प्राइवेट करूँ। उनकी कोई इच्छा रह गई हो कि आके पूरा करेंगे उस इच्छा को? इच्छाएँ तो बहुत सारी थी, अभी मैं उनसे बात ही नहीं किया था शादी के बाद से। आप क्या कर रहे हैं अभी? मेरा कंपटीशन की पढ़ाई चल रही। ट्यूशन कर रहे हैं? जी सर। फौज मिल जाएंगे? जी। शहीद दीपक सिंह के बड़े भाई ने बताया कि दीपक हंसमुख और मजाकिया लड़का था। हमेशा से वह लोगों की सेवा करने आगे रहता था। सेना में शामिल होने के बाद, रिटायरमेंट के बाद गांव के लोगों की चिकित्सीय सेवा करने उसकी इच्छा थी। भाई ने कहा, दीपक घर का लाडला था। वह सबसे छोटा होने के बाद भी उसने बड़ा काम कर दिया। एक सैनिक होने के नाते मुझे भी फक्र है, लेकिन बड़ा भाई के नज़रिए से देखें तो मेरे अंदर क्या चल रहा है बता नहीं सकता। भाई की शहादत ने घर गांव सहित पूरे देश में नाम रोशन किया है, लेकिन ऐसी शहादत त्याग और बलिदान के बाद ही मिलती है। जैसे अपना भाई दीपक था, जो वो जितना छोटा था लेकिन उससे भी बड़ा काम करके गया, वो चला गया। यानी अपने घर का, गांव का, अपने क्षेत्र का, अपने प्रदेश का नाम करके गया पूरे देश में। वो जब टीवी वगैरह देखता था, ऐसी घटनाएं होती थी कि कोई शहीद हो गया है, तो अपनी भाभी से मजाक करता रहता था कि भाभी ये देखो इन्होंने कितना अच्छा काम किया, क्योंकि वो थोड़ा देश प्रेम की भावना उसके अंदर रहती थी। ऐसी चीज़ें देखता था तो उसको बड़ा वो अंदर से वो करता था कि मेरे को मिल जाएगा तो ऐसा कर दूँगा। और मुझे भरोसा है कि अगर उसके साथ ऐसी घटना हुई है तो उससे पहले वो 2-4 चीनी सैनिकों को तो दबोच ही दिया होगा, इतना तो मेरे को भरोसा है। जब मैं स्कूल में पढ़ाई करता था तो क्या अपना, मैं भी एक मध्यम परिवार से हूँ, तो पढ़ते पढ़ते मैं तो भर्ती हो गया था आर्मी में। मेरी पहली भर्ती थी 2004 में। तो उसके बाद वो पढ़ाई कर रहे थे यहीं सरस्वती शिशु मंदिर से, हम पढ़ते थे दोनों लोग। फिर उसके बाद ज़्यादातर वो मम्मी पापा के साथ रहता था और घर का छोटा था तो दादी का लाडला था ही। तो मेरे भर्ती होने के बाद वो बोला कि भैया मुझे भी चलना है आर्मी में। उसको भी लगता था कि हाँ कुछ करूँ। और उसके बाद मेरा भी सपोर्ट था और मेरा साथ देने के लिए वो मेरे साथ आ गया। तो मैं बोला ठीक है, मैं इसमें वो फाइटिंग फोर्स में तुम किसी यानी चिकित्सा कोर में चले जाओ किसी में। तो क्या है, मैं इसमें अपना बीएससी कर रहा था, तो बीएससी से वो मेडिकल कोर में चला गया, भर्ती हुई इसमें चला गया। उसके बाद वो उसकी ट्रेनिंग तो लखनऊ में हुई थी और लखनऊ के बाद वो कुछ दिन दिल्ली बेस में था, फिर उसके बाद देहरादून में था। जब 30 नवंबर को आया था, उसकी शादी हुई थी, शादी में आया था, 30 नवंबर को शादी हुई। यानी
मैं अगर कुछ बोल देता तो कभी मना नहीं करता था किसी काम के लिए, और वो कुछ काम करता तो मेरे से ज़रूर पूछता था कि दादा ऐसे करना है वैसे करना है। और उसके बाद क्या है, इसमें मई में छुट्टी आया था, उसके बाद इसकी फर्स्ट पोस्टिंग हुई थी सियाचिन की तरफ अपना 16 बिहार में, और उसका नाम भी यूएन मिशन के लिए सेलेक्ट हो गया था, वहाँ भी जाना था। तो बड़ा उत्साहित था कि वहाँ जाऊँगा, अपने गांव से कोई नहीं गया है। अब मेरे को क्या पता कि वो हमेशा बोलता था मैं नाम करूँगा, नाम करते करते पूरे देश में पूरे घर का नाम कर गए। क्योंकि इतना तो है कि शहादत इतनी आसानी से मिलती नहीं, उसके लिए बड़ा त्याग और बलिदान करना पड़ता है। हाँ, मैं एक सैनिक हूँ, सैनिक की तरह सोचूंगा तो बड़े गर्व की बात है, लेकिन अगर मैं उसका बड़ा भाई बन के सोचूंगा, घर का जिम्मेदार बन के सोचूंगा, मेरे को क्या है, तो मैं आपको बोल नहीं सकता कि मैं अंदर से कैसे महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को घर भी संभालना है। फ़ख्र तो है ही, हमेशा कहीं भी चलूँगा मेरा भाई करण हमेशा सीना चौड़ा करके चलूँगा कि हाँ शहादत की है देश के नाम। और बाकी तो उसके अलावा वो एक हंसमुख चेहरा था, हंसता रहता था हमेशा। किसी के पास फ़ोन भी करता था तो किसी और नाम से फ़ोन करता था, यानी सामने वालों को लगता था कि अजनबी बोल रहा है, फिर बाद में बता देता था। गांव वगैरह छुट्टी भी आता था तो जैसे किसी चिकित्सा साइट से अगर कोई ज़रूरत होती छोटी मोटी, तो कहीं इंजेक्शन लगाना हो, कहीं बोतल चढ़ाना हो, या छोटे मोटे काम करता था। उसका यही मकसद था कि मैं रिटायर आ जाऊँगा तो यहाँ के कोई चिकित्सा से जुड़ा कुछ लोगों को मदद करने के लिए खोल लूँगा। तो मैं भी क्या है, मेरे को 16 साल हो गए, मैं अगले साल रिटायर आ जाऊँगा। उसका एक ही सब था, दादा आ जाओ तुम रिटायर, फिर उसके बाद आने के बाद तुम घर में रहना, बाकी मैं करता रहूँगा तुम अपने घर के नज़दीक। यानी मेरे को प्रेरित करता था कि तुम पढ़ाई कर लो तो अपना कोई प्रशासनिक या सिविल में कोई नौकरी या कैसे भी जो करना होगा तो कर लेना। उसके छोटा बहुत है लेकिन मार्गदर्शन देता ही रहता था। लेकिन उसकी शहादत पे गर्व तो है मुझे बहुत ज़्यादा। बस आप ये समझ सकते हो कि भाई हूँ तो थोड़ा उसकी कमी पूरी नहीं कर सकता मैं। क्या इच्छाएं कुछ उनकी रही हैं जिसे पूरा करने की उम्मीद रही है? उसकी इच्छाएं तो ज़्यादातर थी कि लोगों की मदद करना। अब मदद में किसी भी तरीके से, चाहे चिकित्सा हो, चाहे शिक्षा हो, और व्यवहार उसका ये था कि मेन एक दूसरे से मिल के रहना। वो घटना कैसे क्या घटी, क्या जानकारी मिली आपको, कैसे ये अटैक हुआ था, कैसे आप सही हुए? सर बाकी मैं जहाँ पे था ट्रेनिंग में था, मैं जैसलमेर से आगे, मैं क्या 75 आर्मर रेजिमेंट में हूँ। तो मेरी उससे आखिरी बात हुई थी 4 मई को। 4 मई को बात हुई थी। मैं नेटवर्क नहीं था, जहाँ मैं रहता था वहाँ नेटवर्क नहीं था। जब मैं फ़ोन लगाता था उससे बात, उसका फ़ोन नहीं लगता था, जब वो लगाता था मेरी बात नहीं होती थी। और घर पे बात करता था जो अपने आर्मी एक्सचेंज के थ्रू बात करता था यहाँ पे, तो यही 4-5 मिनट जो बात होती थी हाल समाचार पूछ लेता था और मेरी जानकारी लेता रहता था वो। और मैं वहाँ जिस दिन ये घटना हुई तो मैं 7 बजे घर पे फ़ोन करके गया था, तब मेरे कोई जानकारी नहीं थी। फिर उसके अगले दिन जैसे घर पे जानकारी आई होगी तो मेरे संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन मैं नेटवर्क क्षेत्र में था नहीं तो किसी से बात नहीं हो पा रही थी। तो मेरा दोस्त जो था मेरे साथ ट्रेनिंग किया था, पंकज सिंह, वो भी आर्मड में थे। तो घर वालों ने उनको फ़ोन किया, फिर वो आर्मी नंबर के थ्रू मेरे को बताया, यानी मेरे अधिकारियों को उन्होंने सूचित किया। अधिकारियों ने मेरे को बताया कि आपको छुट्टी जाना है। ये नहीं बता रहे थे किस लिए जाना है, लेकिन बोले कि छुट्टी जाना। फिर बाद में मैंने घर पे फ़ोन किया तो मेरे को जानकारी मिली। तो जहाँ ये घटना हुई तो वहाँ भी नेटवर्क था नहीं तो सारी जानकारी मिली नहीं। लेकिन क्या है, अगर बोला जाए तो चीनी सैनिक जो थे उन्होंने संधि का उल्लंघन किया, और ऐसा काम किसी सैनिक का नहीं होता। हमारे को ऐसी खिलाई दी जाती है कि सामने वाला जब तक आपके ऊपर किसी तरह का हमला ना करे तब तक अपने से पहले नहीं करना चाहिए। ये तो लोग, और भाई ऐसा था कि वो तो चिकित्सा के लिए गया था, जो अपने भाई थे, जवान भाई थे, तो उन्होंने घात लगा के हमला किया, धोखे से वार किया उसके ऊपर। बस इतना मेरे को, अब कह नहीं पा रहा हूँ कि इतना मेरे को तो पक्का ध्यान है कि जो उसका अंतिम समय था, चाहे 2-4 मिनट जो रहे होंगे, तो सबको याद पक्का किया होगा। बड़ा मुश्किल समय था वो, जिस तरह से उन्होंने किया। चीन को जवाब देने के लिए आप सरकार से कुछ? अब चीन को जवाब देने के लिए मैं यही बोलूँगा कि अगर चीन बोलता है कि मैं शक्तिशाली देश हूँ, मैं वीटो पावर वाला देश हूँ, तो
अगर वो शक्तिशाली होता तो ऐसी कायराना हरकत कभी नहीं करता। अगर उनमें इतना भी दम है तो आमने सामने की लड़ाई लड़े। ऐसी कायराना हरकत कभी भी, अगर जो अपने आप को बहाने कि मैं बहुत मजबूत हूँ, तो कभी भी कायराना हरकत नहीं करेगा कि धोखे से किसी के ऊपर वार करेगा। हमारे ऊपर वार करेगा तो हम भी नहीं छोड़ेंगे, इतना तो है ही। लेकिन जो उन्होंने किया वो एक सैनिक, चीनी सैनिक ने नहीं किया, उनका एक कृत्य नहीं था जो सैनिक का धर्म होना चाहिए। लेकिन इतना तो भरोसा है कि मेरा भाई है, बाकी जो लोग मेरे भाई बहादुर जवान शहीद हुए, उन्होंने उसका बदला भी बहुत अच्छी तरीके से लिया होगा। इतना तो चीन समझ ही जाएगा कि इंडियन आर्मी, भारतीय सेना इतनी कमज़ोर नहीं है। अगर उन्होंने धोखे से वार किया ना तो उसका खामियाजा भी उसको भुगतना पड़ेगा। बस सर, और बाकी तो मैं कुछ बोल नहीं सकता अपने भाई के लिए। वो तो मेरा सहारा था, उसकी कमी पूरी नहीं होगी, लेकिन जो उसका सपना था, जो उसकी कई चीज़ें अधूरी रह गई होगी, उसको पूरी कोशिश करूँगा पूरा करने की। रीवा एसपी आबिद खान का स्थानांतरण किए जाने से जिले वासियों की सामने आ रही है नाराजगी। रीवा जिले में पदस्थ एसपी आबिद खान एक साफ सुथरी छवि के अधिकारी के रूप में देखे जाते हैं। उनकी रीवा में पदस्थापना हुई है करीब 1.5 वर्ष पूर्व। रीवा की कमान एसपी आबिद खान के संभालने के पश्चात कई बड़े बड़े खुलासे, साथ ही गांजा और नशीली कप सिरप समेत अन्य अवैध कारोबारों पर भी रोक लगी। ऐसे साफ सुथरी, स्वच्छ या ईमानदार छवि के अधिकारी को यहां से स्थानांतरित करके रीवा जिले की जनता के साथ बड़ा अन्याय किया गया है। ऐसे नेताओं को रीवा जिले की जनता कभी माफ नहीं करेगी। इस तरह की बातें लगातार तमाम सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं। एसपी आबिद खान का रीवा से स्थानांतरण होने के बाद जिले भर में आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं लोग ट्विटर, फेसबुक व अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से विरोध जता रहे हैं। साथ ही इस बात को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत डीजीपी व अन्य अधिकारियों को ट्वीट करके आबिद खान जैसे अधिकारी के स्थानांतरण पर रोक लगाए जाने की मांग की गई है। साथ ही लगातार रीवा जिले के लिए एसपी के ट्रांसफर पर बदलाव को देखते हुए शासन की मंशा व स्थानीय नेताओं की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। वहीं युवाओं में इस बात का तेजी से उबाल है। युवा सोशल मीडिया के माध्यम से आबिद खान को रीवा वापस लाने की मांग कर रहे हैं। रीवा में नहीं थम रहा टिड्डी दलों का हमला। विगत माह से लगातार रीवा जिले में कई गांवों में टिड्डी दलों का हमला हो चुका है। इससे बचाव के लिए जहां प्रशासन स्तर पर टीम काम कर रही है, वहीं किसान भी टिड्डियों से बचाव को लेकर लगातार जुटे हुए हैं। बावजूद इसके टिड्डी दलों का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा। बुधवार को रीवा जिले के गंगेवगढ़, परासी, मनगमा, लौरिया दर्जनों गांवों में करोड़ों की संख्या में आए टिड्डी दलों ने हमला किया, जिसकी जानकारी प्रशासन को लगते ही एसडीएम समेत पूरी टीम मौके पर पहुंची, जहां टिड्डी दलों को भगाने के लिए बैंड बाजा, गाड़ियों का हार्न व ट्रैक्टर स्टार्ट करने के साथ साथ थाली बजाकर इनको भगाने का प्रयास किया गया। वहीं मौके पर कृषि विभाग के अधिकारी पहुंचे और स्प्रे मशीन द्वारा दवा का छिड़काव करते हुए टिड्डी दलों को भगाने का काम किया गया। हरीश तिवारी, ग्राम पंचायत परासी, जनपद पंचायत गंगेव से बोल रहा हूं। मेरे यहां आज टिड्डियों का भारी हमला हुआ है। किसानों की फसल को भारी नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश शासन से मांग करता हूं कि किसानों की मदद की जाए टिड्डियों के द्वारा। टिड्डियों के हमले से किसानों को बचाया जाए। धन्यवाद। वार्ड क्रमांक 2 की बजबजाती सड़कें व नालियां लोगों के लिए बनी बड़ी मुसीबत। रीवा नगर पालिक निगम की उदासीनता के चलते रीवा शहर के रहवासी मूलभूत समस्याओं से तो जूझ ही रहे हैं, साथ ही बरसात में मोहल्ले में नालियां न होने एवं साफ सफाई के अभाव में लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। स्थानीय लोग उम्मीद लेकर बैठे हैं कि अब नगर निगम में फिर से नए कमिश्नर साहब आए हैं जो शहर की इन समस्याओं को दूर करेंगे। अब इनकी उम्मीदें कितनी दूर हो पाती हैं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जी हाँ, ये हाल जो आप देख रहे हैं वह नगर पालिक निगम रीवा के वार्ड क्रमांक 2 पुष्पराज नगर कॉलोनी का है, जहाँ बजबजाती नाली व गंदगी से लोग परेशान हैं। इतना ही नहीं, रास्ता चलना भी लोगों के लिए दूभर हो रहा है। इस गंदगी के चलते लोगों में पीलिया समेत अन्य संक्रामक बीमारियां भी पनप रही हैं। मोहल्ले की समस्याओं के संबंध में स्थानीय लोगों ने अपनी पीड़ा रीवा दर्शन से व्यक्त की। आप खुद सुनिए यहाँ रहने वाले लोगों की क्या समस्याएं हैं। ये सर नाली हमारी टूट फूट के आगे नाली टूट गई, जिसके कारण यहाँ पानी और गंदगी भरी रहती रोडों में।
छोटे छोटे बच्चे यहाँ से निकलते हैं, इससे तो आने जाने की किराने का सामान है कि आदमी को लेने आने जाने में इतनी दिक्कत है। और इसके कारण पीलिया कम से कम 70 लोगों को पीलिया है, 70% लोग पीलिया से मरीज है। कम से कम अभी हमारे लाइन में कम से कम 6-7 लोग हैं यहाँ। इस लाइन में तो मान लीजिए 15-20 घर है जिनमें 5-6 घरों के पीलिया से पीड़ित है, कोई मलेरिया से पीड़ित है। अच्छा इधर मच्छर यहाँ इसके कारण नगर निगम में हम लोगों ने कई बार इसके लिए एप्लीकेशन दिया पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब इस समस्या को लेकर अपन एक बार फिर से नए कमिश्नर साहब आ गए नगर निगम, उनसे फिर मिलेंगे कि नाली को अपने को शीघ्रता से बनवा दिया जाए जिससे पानी निकल जाए। ये बहुत दिन से है, कम से कम 10 साल से यही हाल है। और मैंने मंत्री जी से चर्चा भी किया था। दैनिक कृति क्रांति प्रेस के पीछे पुष्पराज नगर रीवा वार्ड नंबर 2 गली नंबर 1 पार्षद से अवगत कराया है। मैंने नगर निगम से कई बार कहा है और यहाँ तक कि मंत्री जी से मैंने निवेदन किया था। मंत्री जी ने हमसे कहा था कि हम भूमि पूजन कर दे रहे हैं। हम ये हमेशा ही बरसात में होता रहता है, लेकिन गर्मी में भी कभी नहीं सूखता है। नाली नहीं साफ होती है, नगर निगम वाले ध्यान नहीं देते हैं, इससे लोगों की बीमारियां भी फैल रही हैं। हमेशा करते रहते हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। कहते यही नाली बजा रही है पूरे सड़क में, पूरे दरवाजे में 12 महीना आकर मलबा सारा इकट्ठा हो जाता है और लोग बदबू से मर रहे हैं। समस्याएं यही है कि आने जाने में दिक्कत है, आदमी निकल नहीं सकता है घर के अंदर। हाँ, हमारे घर में मेरे में बीमार है, भतीजा बीमार है, तो पीलिया की ग्रसित गया हमको लगा तो 15 दिन से है। 15 दिन से हो गया, इलाज चल रहा है। अभी आज भर्ती एडमिट किए हैं। अच्छा। बांसा पटवारी को हटाए जाने कलेक्टर से लगाई गई गुहार। युवा एकता परिषद द्वारा हुजूर तहसील अंतर्गत आने वाले बांसा पटवारी को हटाए जाने की कलेक्टर से ज्ञापन सौंपकर गुहार लगाई गई है। हल्का पटवारी संतोष पांडे का विरोध लगातार ग्रामीणों द्वारा किया जा रहा है। इसके पहले भी कई बार पटवारी के भ्रष्टाचार को लेकर शिकायतें दर्ज कराई जा चुकी हैं, लेकिन पटवारी के खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिससे हल्का क्षेत्र में लोग काफी परेशान हैं। इसी बात को लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। सौंपे गए ज्ञापन के संबंध में विकास अग्निहोत्री ने मीडिया को जानकारी दी। ये हुजूर तहसील के अंतर्गत गांव बांसा आता है। बांसा के पटवारी हैं संतोष पांडे जी, जो 2017 से लगातार उनका विरोध हो रहा है। छोटी छोटी बातों के लिए भी पैसे मांगे जाते हैं, चाहे नामांतरण हो, पीएम सम्मान निधि वाला नाम पे होना हो या कुछ भी। और रेलवे में भी उनका काफ़ी विरोध हुआ है, काफ़ी घोटाला उनके नाम से बताया जा रहा है कि ये घोटाला किया है। और मीडिया भी कई दिनों से, कई महीनों से विरोध कर रही है। उसी मांग को लेकर हम यहाँ पर आए थे। इसका तो मुझे अनुमान नहीं है, पर मीडिया के आधार पर मीडिया जैसे बता रही है कि करोड़ों का घोटाला है। पटवारी साहब वो उसमें ये कर रहे हैं कि मतलब जैसे कोई भी काम, चाहे वो रेलवे से संबंधित हो, किसी का रेलवे में भी जैसे किसी का नामांतरण हुआ है या कि उनका नाम चढ़ाना है, अवार्ड पत्रक, कुछ भी, हर चीज़ की उन्होंने अच्छी खासी रकम वसूली है। और उसी की जांच के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं कि जांच करके कार्रवाई करें और वहाँ से हटाया जाए। कलेक्टर साहब ने तुरंत निर्देशित कर दिया है इसके मैडम जांच कराने का पूरा आश्वासन दिया है। देखिए आगे क्या नाम विकास अग्निहोत्री उपायुक्त संभाल। गीता राजमणि मांझी को कांग्रेस पार्टी का प्रदेश महामंत्री नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती मांडवी चौहान द्वारा की गई। श्रीमती गीता राजमणि मांझी की इस नियुक्ति से इनके समर्थकों एवं पार्टी में खुशी है। वहीं इनकी नियुक्ति से पार्टी को मजबूती भी मिलेगी। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्षा सुष्मिता देव जी की स्वीकृति से इन्हें प्रदेश अध्यक्ष मांडवी चौहान द्वारा महिला कांग्रेस का प्रदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति के बाद पार्टी व वरिष्ठ नेतृत्व का आभार स्वयं व इनके समर्थकों द्वारा जताया गया है। और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरों पर एक नजर फिर से। बढ़ रहे डीजल पेट्रोल के दामों के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन सौंपने पहुंचे कांग्रेसियों की फिर सामने आई गुटबाजी। शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत लेकर दर दर भटकने को शिक्षक हो रहे हैं मजबूर। शहीद दीपक सिंह की शहादत की कहानी। दीपक के शहीद होने की बात चचेरे भाई द्वारा छिपाई गई उनके परिवार से।
और एसपी आबिद खान के स्थानांतरण को लेकर युवाओं में आक्रोश, स्थानांतरण वापस लेने की जा रही है मांग। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन, दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।